जय हिंद एंड वेलकम अगेन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग भ्रूणपोषी से लेकर के भ्रूण भ्रूण तक देखेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे क्या है कि भ्रूणपोषी भ्रूणपोषी क्या होता है। इससे पहले जो है हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुका है कि भ्रूणपोष का जो 3 प्रकार होता है उसके बारे में हम लोगों ने इससे पिछले वाला वीडियो में पढ़ा था। तो आप यदि ये वीडियो नहीं, इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखे तो आप एक बार उस वीडियो को जाके देख लो। तो यहाँ पे भ्रूणपोषी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भ्रूणपोषी बेसिकली क्या होता है कि भ्रूणपोषी जो क्या होता है कि बेसिकली वो एक प्रकार का टिश्यू होता है। टिश्यू गाइस, टिश्यू को जो है उत्तक बोला जाता है हिंदी में। तो भ्रूणपोषी जो है एक प्रकार का उत्तक होता है, जो क्या होता है कि बीज में जो है भ्रूणपोष मौजूद रहता है और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणपोषी कहते हैं। जैसे कि जिस बीज में भ्रूणपोष मौजूद रहता है, ध्यान से सुना फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जिस बीज में भ्रूणपोष मौजूद रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणपोषी कहते हैं। ओके। और भ्रूणपोषी बेसिकली एक प्रकार का उत्तक होता है, और जैसे कि गेहूं, मक्का, चावल, इस सब के बीज को हम लोग भ्रूणपोषी बोल सकते हैं। फिर दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि अभ्रूणपोषी क्या होता है, यानी नॉन इंडोस्पर्मिक। ये तो था इंडोस्पर्मिक, अभी हम लोग देखेंगे नॉन इंडोस्पर्मिक। तो नॉन इंडोस्पर्मिक क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे हम क्या देखें कि जिस बीज में भ्रूणपोष मौजूद रहता है उसे भ्रूणपोषी कहते हैं। तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि जिस बीज में भ्रूणपोष मौजूद नहीं रहता उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभ्रूणपोषी कहेंगे। जैसे कि हो गया चना, हो गया मटर, हो गया इमली, हो गया इत्यादि बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें क्या होते हैं कि जिसके बीज में भ्रूणपोष मौजूद नहीं रहते तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभ्रूणपोषी कहेंगे। ओके। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी हमारा बन सकता है कि अभ्रूणपोषी हम किसे कहेंगे, क्या फ्रेंड्स, अभ्रूणपोषी किसे कहेंगे। ओके। और भ्रूणपोषी किसे कहेंगे। अब यहाँ पे जैसे दे दिया जाएगा कि सेम क्या है, नॉन इंडोस्पर्मिक या इंडोस्पर्मिक। तो सेम क्या हो जाएगा, नॉन इंडोस्पर्मिक। और वहीं पे दे दिया जाए कि मक्का, मक्का क्या होता है, इंडोस्पर्मिक यानी कि भ्रूणपोषी होता है। फिर दूसरा हम लोग देख लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट, अनिषेक फलन। क्या है, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या होता है, अनिषेक जनन तो हम लोगों ने पढ़ चुका है, और अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अनिषेक फलन क्या होता है। पहले चैप्टर में गाइस हम लोगों ने अनिषेक जनन के बारे में पढ़ा था, और इसमें अनिषेक फलन के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं कि बेसिकली निषेचन के बगैर ही क्या करते हैं, फल का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि हो गया हमारा जो होता है केला, हो गया सेब, हो गया बहुत सारे ऐसे हैं, तो हम लोग देखेंगे उसको। तो ये इसमें होता है क्या है कि निषेचन की क्रिया किए बगैर ही क्या कर लेता है, ये फल का निर्माण कर लेता है। जिसके में क्या होता है कि निषेचन के बिना फल की उत्पत्ति की क्रिया ही को ही हम लोग क्या कहेंगे, अनिषेक फलन कहेंगे। क्या कहेंगे, अनिषेक फलन कहेंगे। ओके। जैसे कि हो गया यहाँ पे केला, हो गया केला में जो होता है ना फ्रेंड्स, उसमें अनिषेक फलन होता है, वहाँ पे निषेचन की क्रिया नहीं होती, फिर भी फल की उत्पत्ति हो जाती है। और उसके बाद अनानास हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, सेब भी आता है इसके अंतर्गत, और इत्यादि ऐसे हैं जो अनिषेक फलन के अंतर्गत आते हैं। तो अनिषेक फलन जो होता है निम्नलिखित कारण से हो सकता है। यहाँ पे अनिषेक फलन तो होगा, लेकिन उसके लिए कई कारण भी हो सकते हैं जिसके कारण अनिषेक फलन होगा। तो पहला कारण हमारा क्या हो जाएगा कि परागन तथा निषेचन दोनों ही नहीं होने के कारण। पहला क्या हो जाएगा, परागन और निषेचन नहीं होने के कारण। तो बेसिकली केला क्या होता है कि उसमें जो है ना ही परागन हो पाता है और ना ही निषेचन हो पाता है। क्या हो पाता है, ना ही परागन होता है और ना ही निषेचन। गैस, परागन नहीं होगा तो निषेचन कैसे होगा। अंकुरित परागकण जब जाएगा वहाँ अंडक में, तो अंडाशय से जो अंड निकलेंगे उनसे वो मिलेगा, तभी तो निषेचन की क्रिया होगा। तो यहाँ परागन ही नहीं हो रहा है तो फिर निषेचन कैसे होगा। ओके। तो यहाँ पे पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि केला कौन सा फल है, अनिषेक फलन में आ जाता है, तो केला कौन सा फल हो जाएगा, अनिषेक फल हो जाएगा। ओके। उसके बाद या पूछ दे कि अनिषेक फल निम्न में से कौन है, दे दे कि उसमें दे दे ऑप्शन में केला, सेब, संतरा, इनमें से सभी, तो क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। फिर दूसरा कारण हमारा क्या है कि परागन जो है, परागन तथा निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप विकास प्रारंभ हो जाता है, परंतु यह विकास जो है कुछ समय के लिए रुक जाता है, और इस प्रकार से निर्मित फलों में जो है विकसित बीज उत्पन्न होते हैं, जैसे अंगूर। तो यहाँ पे बेसिकली गाइस होता क्या है
कि जब निषेचन की क्रिया तो हो जाती है और उसके फलस्वरूप जो है मतलब विकास प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो उसके आगे का प्रोसेस चालू हो जाता है। बट क्या हो जाता है, यह प्रोसेस कुछ समय बाद रुक जाता है, और कुछ समय के लिए जब रुकता है तो फिर भी तो फल का निर्माण हो ही जाता है, परंतु क्या होता है कि उसके जो बीज होते हैं वो कम विकसित बीज उत्पन्न होते हैं। ओके, यानी कि उसका जो बीज होता है ना तो वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। तो हमारा ये दूसरा कारण हो गया। जैसे हो गया अंगूर, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, अंगूर में भी क्या होता है, बीज ज़्यादा विकसित नहीं होता। और फिर तीसरा कारण हमारा क्या हो जाएगा कि परागण तो होता है परंतु निषेचन की क्रिया नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जो है स्टिग्मा पर अंकुरित हो रहे परागण की अंडाशय को फल बनाने हेतु उद्दीपन प्रदान करते हैं। ओके, और क्या होता है यहाँ पे, और उसके बाद क्या होता है कि बीज रहित फलों, यानी कि जिस फल में बीज नहीं रहता है तो उसके विकास के लिए क्या होता है, हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और ये हार्मोन्स क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। जैसे कि हमारा हो गया सबसे पहला इंडोस्टिक हो गया एसिड, दूसरा हो जाता है ब्यूटारिक एसिड हो जाता है, तीसरा हो जाता है 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये सारा हार्मोन्स जो है वो क्या किया जाता है कि बीज रहित फल के विकास के लिए इन सभी हार्मोन का उपयोग किया जाता है। कौन सा हार्मोन्स का, सबसे पहला हो गया इंडोलेस्टिक एसिड हो जाता है, उसके बाद बिटारिक एसिड हो जाता है, उसके बाद 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है किसमें, बीज रहित फल के विकसित करने में। ओके, फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण क्या होता है। तो भ्रूण बेसिकली क्या होता है कि भ्रूणकोश के बीजांड द्वार सिरे पर विकसित होता है। कहाँ विकसित होता है भ्रूण, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि भ्रूण विकसित कहाँ होता है। तो भ्रूणकोश के बीजांड द्वार के सिरे पर विकसित होता है। ओके, जहाँ पर क्या होता है, युग्मनज विकसित होता है। जहाँ पर क्या होता है, युग्मनज विकसित होता है। और अधिकतर युग्मनज तब विभाजित हो जाता है जब कुछ निश्चित सीमा पर क्या हो, भ्रूणकोश विकसित हो जाता है। और भ्रूण के विकास की प्रारंभिक अवस्था एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों में समान होती है। यानी कि भ्रूण के विकास की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो क्या होती है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों में क्या होता है, बिल्कुल एक ही समान होता है। द्विबीजपत्री में जो है भ्रूण में 2 बीजपत्र मतलब समाहित होते हैं, यानी कि 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। और उसके बाद इसका जो भ्रूणीय अक्ष होता है वो परांकुर के द्वारा क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। और इसके माध्यम से क्या होता है, द्विबीजपत्री में भोजन का संग्रह किया जाता है। ओके, ताकि क्या हो, बीज अंकुरित होने में जो है सफल हो जाए, यानी कि उसमें एनर्जी रहेगा तो ही बीज क्या हो पाएगा, अंकुरित हो पाएगा। और एक बीजपत्री भ्रूण में क्या होता है, एक बीजपत्र समाहित होते हैं, यानी कि एक बीजपत्री हम किसको कहेंगे, जिसमें एक बीजपत्र होते हैं। ओके, और इसका विकास भी क्या होता है, द्विबीजपत्री के जैसा ही होता है। और इसके भ्रूणीय अक्ष जो है किससे जुड़ा होता है, मूलांकुर से। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि एक बीजपत्री में जो होता है, एक बीजपत्री का भ्रूणीय अक्ष किससे जुड़ा हुआ रहता है, मूलांकुर से जुड़ा हुआ रहता है। ओके, और यह बीज को जो है ऊपर से ढके हुए रहता है, जिस भाग को बीज पत्रोपरित कहा जाता है। बीज पत्रोपरित किसे कहा जाता है कि मूलांकुर जो होता है बेसिकली क्या करता है, एक बीजपत्री का जो भ्रूणीय अक्ष होता है उसको ढक कर के रखता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीज पत्रोपरिक कहते हैं। और बीज पत्रोपरिक में क्या होता है, एक खोखला संरचना पाया जाता है जिसे परांकुर चोल कहा जाता है। तो परांकुर चोल, यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि परांकुर चोल किसे कहते हैं। तो परांकुर चोल किसे कहेंगे हम, कि बीज पत्रोपरिक में जो एक खोखला संरचना पाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परांकुर चोल कहेंगे। ओके, तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में बीज के निर्माण के साथ। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो फ्रेंड्स, ताकि सभी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। ओके, और आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल के लोगों पे क्लिक करें और वहाँ से आप हमारे चैनल में चले जाइएगा और वहाँ प्लेलिस्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर पाओगे। और वहाँ पे मैंने आई थिंक प्लेलिस्ट बना रखा है बायोलॉजी 4 क्लास 12। वहाँ पे मैंने शुरू से अब तक जो भी वीडियो डाला वो सारा मिल जाएगा, और आगे जो भी मैं डालूंगा वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप लोग हमारा प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर एक्सेस करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले पॉइंट के साथ। और फ्रेंड्स एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कि मैंने इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। गुड बाय।